नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की, जिस पर वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित क्या की, पाक के हुक्मरानों की सांसें अटक गई। पानी की एक एक बूंद के लिए वहां की आवाम एक तरह से तड़प रही है, लेकिन मजाल है जो पाकिस्तान के हुक्मरान अपने आतंकी, अपने सहयोगियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर देते। और अब एक बार फिर पाकिस्तान की निहायत ही कमजोर सरकार के मुखिया शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी देने की कोशिश भी की। क्या कहा है, पहले वो सुनिए। हाज़रीन कराम, गुज़िश्ता बरस जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंध ताश मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर न आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। कभी कभी तो हंसी आती है शहबाज शरीफ या पाकिस्तान की तरफ से जो खोखली धमकियां दी जाती हैं कि ये वही बात है कि घर संभलता नहीं और दूसरे देश को, वो भी हिंदुस्तान को ही धमकी देने की कोशिश करते हैं। पूरा मामला क्या है आइए मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस और इस मौके पर इस्लामाबाद में यादगार फतेह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बोलने के लिए पहुंचे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। उनको ऑपरेशन सिंदूर से मिली हार और सिंधु जल संधि की याद आ गई। उन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को गीदड़ भभकियां देने की कोशिश की, साथ ही पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद को रेड लाइन करार दिया है। उन्होंने सिंधु नदी के पानी के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की बात कही। हालांकि ये भी बता दें, पहला मौका तो है नहीं जब पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी पर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें चीन समेत दूसरे देशों के एक्सपर्ट्स भी शामिल हुए और उस दौरान भी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भारत को जमकर गीदड़ भभकी दी। लगातार वो धमकाने की कोशिश करते रहे इन कागजों के शेरों की तरफ से। पाकिस्तान के ये हुक्मरान हैं जो जनता को प्यासा छोड़ सकते हैं, उनको प्यास से तड़पते हुए मरते देख सकते हैं, लेकिन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल नहीं। जो खून बहाने की धमकी देंगे लेकिन आतंक फैलाने की कोशिश वो जरूर करेंगे। जिनके घर में खाने को भले ना हो, भीख मांगने की नौबत भले ही आ जाए, लेकिन बंदूकों में बारूद हो या जुबान में जहर जरूर भरा हुआ मिल जाएगा। अब यही वजह है कि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी पीओके में। वहां पर अफगान लड़ाके लगातार उनकी बड़ी एक तरह से चुनौती उनको दे रखे हैं। हिंदुस्तान से पंगा लेने चले हैं, फिर भी घर में पूरी तरह से घिर गए, हर बार पिट जाते हैं, लेकिन फिर भी हालात जरा समझिए। हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। मेरे साथ में पाकिस्तान से नदीम ज़ईम पत्रकार के तौर पर कनेक्टेड हैं। उन सभी को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं चर्चा की तरफ आगे बढ़ूं, लेकिन उसके पहले जो एक वाजिब सवाल लोगों के जहन में जरूर नजर आता है, सवाल ये, क्या पाकिस्तान के लिए पानी से ज्यादा महत्वपूर्ण आतंकवादी हो गए हैं? जिंदा रहने के लिए खाने से ज्यादा जरूरी क्या पानी है? और क्या पाकिस्तानी हुक्मरान ये बुनियादी सिद्धांत भूल चुके हैं? दुनिया भर के आर्थिक मदद के लिए समझौते करने वाले शहबाज शरीफ पानी के लिए कोई समझौता करना ही नहीं चाहते, ऐसा क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? करेंगे चर्चा। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे साथ में जो खास मेहमान है, मैं चर्चा की शुरुआत इस बार नदीम शेख साहब भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। मेजर नदीम शेख, पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर बहुत स्वागत है। मेजर नदीम शेख, मैं आप ही से एक बार चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ आज, क्योंकि आपका मुल्क आज़ादी का पर्व मना रहा है और आज़ादी के गर्व होता होगा, बदलने की तस्वीर जो है ज़रूर आपने भी बड़े ख्वाब देखे होंगे, आवाम भी ज़रूर यहाँ से देख रही है, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, इतना मुबारक मौका था, वहाँ से उस मुबारक मौके से अपने देश की
भविष्य को संवारते हुए कुछ बातें कही जा सकती थी, बताया जा सकता था कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन वहां पर भी आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक तो अलग ही राग चल रहा है, झूठे कसीदे करने लग जाते हैं। देखिए, शुक्रिया आपने बुलाया और शुक्रिया आपने शुभकामनाएं दी पाकिस्तान के 14 अगस्त पे। मैं एडवांस में अगर शुभकामनाएं दे सकता हूं इंडिया के 15 अगस्त की आज़ादी के ऊपर। बहुत शुक्रिया। और अगर कल हुआ तो मैं कल भी इनको शुभकामनाएं दूंगा। और जहाँ तक ताल्लुक है हमारे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो बयान है, बेसिकली वो बयान इसलिए कि उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की तरक्की का जिक्र किया। आज हम माशाल्लाह जो है नॉन नेटो एलाइस है, आज हम नेटो की तर्ज के ऊपर जो है मुस्लिम नेटो अलायंस बनाने जा रहे हैं। दुनिया में दूसरी बड़ी सुपर पावर के तौर पर उभर कर आए हैं। जिस तरह अमेरिका ने नेटो बनाया और हम उसके नॉन नेटो अलाई भी रहे, आज हम म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं और दुनिया के बड़े मुल्क लाइन में लगे हुए हैं कि जी हमें भी इस डिफेंस में ले लें, हमें भी बचा लें, हमें भी बचा लें। जैसे आपने इंडिया के साथ किया ऑपरेशन सिंदूर में मार्का हक के अंदर, ऐसे हमें भी बचा लें। अब हमें अमेरिका से बचा लें, हमें फलां से बचा लें, हमें मुस्लिम मुल्कों से बचा लें, हमें इसराइल से बचा लें। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो लाइन लगी हुई है। पाकिस्तान देखेगा कि जनाब किसको लेना है और किसको नहीं लेना। जहाँ तक ताल्लुक है, उन्होंने ये बात की कि सिंध ताश माहिदे की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ये हमारे लिए एक इरिटेंट है। हम जब अपनी अच्छाइयों की बात करते हैं तो हम अपने इरिटेंट्स की बात करते हैं कि देखिए हमारा इरिटेंट है जो कश्मीर का जो मुद्दा है वो हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक इरिटेंट है। इसी तरह से एक नया इशू ले आए हैं इंडिया वाले, जो पहले इशू नहीं था, वो सिंध माहिदे को इशू बना दिया है। तो वो एक एक करके उन इश्यूज को एड्रेस कर रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंशाल्लाह ये जो आपका यह सिंध माहिदा अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो वील ब्लो अप, तो हम उड़ा के रख देंगे। और ये आज देखिए बात यह है कि अलग होने का निर्णय तो सभी ने साथ में लिया, लेकिन बात यह कि खासतौर से उस अलग होने के निर्णय के साथ में मलाल तो मन में होता होगा कि काश अगर आप भी हिंदुस्तान का हिस्सा होते तो आज बड़े फक्र से जरूर कह सकते। वो बड़ी तस्वीर जरूर यहाँ पर बदलती है। मैं जल्दी से यहाँ पर जो भी हालात हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये बात बोल रही थी। अच्छा आलोक सहाय जी, मैं आपसे भी इस बात को जरा समझने की कोशिश कर रही हूँ। मौका इतना अच्छा होता है तो जब भी कोई प्रधानमंत्री होता है तो अपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को दर्शाता है, भविष्य में क्या वो सुविधाएं जनता को देने वाला है उसकी तरफ जाते हैं। इनका पुराना ही रोना क्यों नहीं खत्म होता? और जब उन्हें पता है कि 80 सालों में पानी तो मूलभूत समस्या रही है, फिर अगर समस्या भी जानते हैं तो समाधान भी उन्हें पता है, आतंकियों से इनका प्रेम खत्म क्यों नहीं होता? नाना जी देखिए, समस्या को इन्होंने सर पे चढ़ा के रखा है, उसका कभी भी हल नहीं ढूंढा है। वो जो चिनाब का पानी आता है उसको रोकने के लिए उस पर इन्होंने कभी कोई डैम बढ़िया नहीं बनाया। पाकिस्तान में मैंने पिछले आपके एक प्रोग्राम में डाटा दिया था कि टोटल वहाँ 2 ही बड़े डैम हैं जो सिग्निफिकेंट है, बाकी सभी छोटे छोटे हैं। तो ये इन्होंने कोई डेवलपमेंट के नाम पे काम करते नहीं है। ये सिर्फ इस्लाम के नाम पर और जो आतंकवादी है उनका सपोर्ट लेकर के ये समझते हैं कि हम तो विश्व के शेर बन गए। अब जैसा कब से अभी नदीम साहब ने कहा कि हमसे दुनिया में होड़ लगी हुई है कि कौन हमारे पास आएगा, कौन हमसे प्रोटेक्शन लेगा। ये प्रोटेक्शन पूरी दुनिया को दे रहे हैं और बलूचिस्तान और पीओके में अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हामी भर रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया को और दूसरे देशों को प्रोटेक्शन दूंगा। पर क्या मतलब हंसने वाली बात है, समझ में नहीं आता है। जब तक इस तरह की मानसिकता हमारे पड़ोसी देश में होगी वो कभी भी उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि इन्होंने कभी डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने हमेशा सिर्फ आतंकवादी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया। इनको सरकारी लोनें इतनी मिलती रही, इनको IMF से इतना लोन मिलता रहा, फिर भी अभी देखिए इनका जो पब्लिक डेब्ट है वो $286 बिलियन का है। कहाँ किया जाएगा पाकिस्तान? और इनका जो इन्फ्लेशन रेट है आप वो देखिए कितना महंगा बढ़ गया है। वो जो है 28.9% इनका बढ़ गया है मॉनेटरी पॉवर्टी रेट। तो ऐसे में इनकी हालत, और 3 जगह पे इनका विद्रोह हो रखा है। लोग पाकिस्तान से तोड़ के अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। एक ने अपना झंडा गाड़ दिया, स्वतंत्रता अपनी घोषित कर दी। एक जगह खड़ा होकर के सारे लोग कह रहे हैं कि हम कश्मीर में मिलना चाहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ कूच करो, पाकिस्तान में हमें नहीं रहना है। तो ऐसी स्थिति में नाना जी मुश्किल ये है कि जब आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है और देश को टूटने के कगार पे होता है तो पाकिस्तान, इतिहास हमें यही बताता है कि पाकिस्तान अपने जनता, अपने
सिटीजन्स का मुंह मोड़ने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए हमेशा इस तरह की हरकत करेगा। और भारत को इसीलिए सचेत होने की जरूरत है। पाकिस्तान फिर से सहारा लेगा या तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, या सीमा पर वो सीधा कोई हरकत करेगा। आप देखिए अभी इनके रशीद साहब जो एक्स होम मिनिस्टर थे, बात ये है कि अगर ऐसा करता है वेल, जब ऐसी हिमाकतें की उसका माकूल जवाब भी मिला, लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो वो दर्शाता है कि भाई पाकिस्तान की नीति का ही एक बड़ा हिस्सा है। अच्छा कर्नल जे सोरी साहब, मैं आपसे भी इस बात को जरा समझना चाह रही हूँ, आप मुझे इस बात को जरा समझाइएगा। जो बात यहाँ पर अभी मेजर नदीम शेख साहब ने भी कही, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कही, वो कह रहे हैं कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी उनको याद आ गई। जो सिंधु ऑपरेशन है वो उसका जिक्र तो करते हैं, और उनकी तकलीफ भी बार बार होती है कि हिंदुस्तान ने एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो एक बड़ा जख्म दे दिया, और ऊपर से ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस पर भी प्रतिबंध लगा के उस जख्म पे नमक छिड़कने का काम कर दिया। जय हिंद नैना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। आज पाकिस्तान के आजादी दिवस पे मेरी 24 करोड़ पाकिस्तानियों को सहानुभूति है, कंडोलेंसेस ऑफर करता हूं। मेरे को बड़ा दुख है 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए कि आज वो कंगाल हो चुके हैं और भारत का दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नैना जी, 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के कैद आजम है, उनका इंतकाल हुआ। 2 दिन पहले 9 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने पर्सनल डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के डॉक्टर थे और उनके पर्सनल डॉक्टर नियुक्त हुए थे, जिन्ना ने कर्नल इलाही बख्श को बताया 9 सितंबर 1948 को कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी पाकिस्तान बनाना। देखिए, इंसान मरने से पहले सच बोलता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल सही बोला अपने इंतकाल से पहले। आज आप देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। जो ये बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बातें इनके प्रधानमंत्री और बाकी लोग करते हैं, शायद ये भूल गए कि अभी कुछ महीने पहले ही तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि सिंदूर के वक्त तो शहबाज शरीफ को भारतीय सेना मारने वाली थी, मैंने उसको बचाया। तो ये कैसे ऑपरेशन सिंदूर को एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं? नैना जी, मैं आज आपके चैनल पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं। मैंने जो सेना में पूरी सर्विस की और रिटायरमेंट के बाद भी जब मैं पाकिस्तानी सेना के अफसरों को यूनिफॉर्म में देखता हूं, बड़े बड़े मेडल रिबन पहन के, तो मेरे को बड़ी अचंभा होता है। अचंभा इसलिए होता है कि ये अपने छाती पे, सीने पे इतने मेडल किसके लिए पहने हुए हैं? 5 जंग तो पाकिस्तान भारत से हार चुका है। 71 में तो भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये पाकिस्तानी सेना के अफसर अपनी यूनिफॉर्म में रिबन मेडल कौन से पहनते हैं? इनको तो एक ही रिबन या मेडल पहनना चाहिए, वो छोटा काले जूते का निशान। किसी देश की सेना के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, जो 5 जंग हार चुकी है, अपने देश के 2 टुकड़े करवा चुकी है। आज वो किस बात की आजादी दिवस मना रहे हैं? आज तो पाकिस्तान में शोक दिवस मनाना चाहिए। आज तो आपके साथ भी कंडोलेंस करनी चाहिए कि सबकी आजादियां हो गई, रह गए तो आप खालिस्तान वाले। और आज वही जेलसी आप पाकिस्तान से कर रहे हैं। अरे भाई, 2.5 लाख उन्होंने मार दिया आपके बंदे, आपका सीएम मार दिया, आपके जितने बड़े 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 जो आपके अकाबरीन थे, जो गोल्डन टेम्पल को उन्होंने नापाक जूतों से पामाल कर दिया, आपके अकाबरीन को, जितने आपके गुरु ग्रंथ वहां पे लोग थे, उनको उन्होंने गोलियों से भून डाला। ठीक है, तो आज तो मुझे कंडोलेंस करनी चाहिए आपके साथ। हमारा पाकिस्तान, अगर आज की बात करें, आप इस तरह की बात है कि जी फला डॉक्टर ने, डेंटिस्ट ने ये बोल दिया था, अच्छा जी उनका जो फला जो वो था, जो फिजियोथेरेपिस्ट, उसने ये कह दिया, इलाही ओ भाई, ऐसी बातें तो कोई भी कर सकता है। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि जनाब बिडरवाला सिंह साहब ने जो है ना फला बात की थी, तो ऐसे ये बात हो गई। फिर इंदिरा गांधी को आप लोगों ने मारा, क्या मिला आपको इंदिरा गांधी को मार के? मुझे बताइए। है, आपने इंदिरा गांधी जैसी सेकुलर और उनकी अच्छी वज़ीर आज़म उसको आपने मार दिया, जिसने नकल आपके। मेजर नदीम शेख, इंदिरा, सुनिए ना मेरी, अगर देश की पूर्व प्रधानमंत्री पर जिसने गोली चलाई उसका क्या हश्र हुआ, ये पूरी दुनिया जानती है। जी अच्छा, सोरी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी नदीम ज़ईम का। जी सोरी सर। नैना जी, ये जो पाकिस्तानी सिखों के लिए सहानुभूति जताते हैं ना, ये मगरमच्छ के आंसू हैं।
1947 में जब पाकिस्तान एक नया देश बना, पाकिस्तान में 9 लाख सिख रहते थे। आज की तारीख में पाकिस्तान में 10,000 सिख भी नहीं है, क्योंकि पिछले 8 दशकों से पाकिस्तानी सेना और हुकूमत ने वहां के 9 लाख सिखों पे इतने अत्याचार किए, धर्म पर परिवर्तन किए, सिख औरतों का बलात्कार किया। आज 10,000 सिख भी नहीं है। और मैं आज आपके चैनल पे, जो अंतरराष्ट्रीय चैनल है, जो कि दुनिया के करोड़ों लोग देखते हैं, मैं भारत के 1.25 करोड़ सिखों के बिहाफ पे एक बात कहने वाला हूं। अगर अगले जन्म में मेरे को या बाकी 1.25 करोड़ सिखों को अगर अगले जन्म में भगवान पूछते हैं कौन से देश में पैदा होना चाहोगे, हम सारे बेहिचक बोलेंगे भारत में, क्योंकि भारत ही इकलौता देश है पूरी दुनिया में जहां पर हर मजहब के इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। आज मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी का होते हुए अगर आपके चैनल पे आ रहा हूं, ये दिखाता है कि हमारे यहां सारे मजहबों को इक्वालिटी है। मेरे को 1 मिनट और देना नैना जी। भारतीय सेना में हमारे माइनॉरिटी के ऑफिसर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके हैं। पाकिस्तानी सेना में जो कुछ माइनॉरिटी के अफसर हैं, उन्हें मेजर के रैंक पर रिटायर कर दिया गया है। एक भी अफसर माइनॉरिटी का पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल तक नहीं बना है। तो इनको हमारे माइनॉरिटीज के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। इनको अपने गरेबान में, अपने देश में पहले झांकना चाहिए। हम यहाँ सारे खुश हैं, अभी बहुत खासतौर अच्छे से हैं। कुछ एथिक्स के साथ में कनेक्टेड हूं, वरना मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं इस बात पे विसल भी बजा दूं, ताली भी बजा दूं। और सिर्फ मेरा ही नहीं, मुझे लगता है कि जो तमाम दुनिया के लोग जो आपको सुन रहे होंगे अभी, उनके मन में एक तरह से यही चीज होगी। एक बड़ा परसेप्शन गलत तरीके से जरूर पेश करने की कोशिश की जाती रही है पाकिस्तान की तरफ से। वेल, नदीम ज़हीम साहब का मैं रुख कर रही हूँ। नदीम ज़हीम साहब, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन जिस रूप में, और आपको पाकिस्तान के इस आज़ादी के पर्व की बहुत शुभकामनाएं। हालांकि ये बात अलग है, जब अगर उस अंतर को देखते होंगे तो मन में कई बातें ज़रूर आती होंगी। लेकिन आज जो शहबाज शरीफ कह रहे थे, वो कह रहे हैं हर बूंद रेड लाइन है, खासतौर से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। पहलगाम में जिन निर्दोषों का खून बहाया गया, तब ये रेड लाइन कहाँ गायब थी? आतंकियों के प्रति प्रेम के साथ में वो पानी और खून साथ में बहते हुए कैसे देख सकते हैं? आपने 3-4 सवाल इकट्ठे कर लिए और एक का जवाब मैं वैसे ही देना चाह रहा था। पहले बताइए। देखिए, हमारे आर्मी चीफ को ऑपरेशन सिंदूर की नालायकी ने फील्ड मार्शल बनाया है। ये चीज एक जहन में रखिए। पूरे भारतीयों को जो गोलियां दी गई हैं, मीठी मीठी गोलियां, वो मोदी सरकार देती रहती है और आप लेते रहते हैं। आपने तो उस अभिनंदन को अवार्ड दे दिया जिसने आपका जेट भी गवाया और पता नहीं पूरी दुनिया में सुर्खी कराई इंडिया की। आप तो एक मासूम कौम है जिसको बड़ी आसानी से मोड़ दिया जाता है। जो स्टोरी सुनाई जाती है, मेरे जवान को, उसी मेरे सैनिक को, उसी मेरे वीर, सुनिए ना, उसी वीर अभिनंदन को पाकिस्तान के जो उच्च अधिकारी थे ना, वो छोड़ने के लिए आए थे उसी जज्बे के साथ में। डोनाल्ड ट्रंप बार-बार आपको अरे कम से कम अभिनंदन के साथ में ना सिर्फ भारत की सेना बल्कि पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। पाकिस्तान के जो जवान है उनको तो आप लोग डिसोन कर देते हैं साहब, कैसी बात कर रहे हैं? पहलगाम अटैक में हुआ क्या, कई घंटों तक इंडियन फिजाओं पे पाकिस्तानी जहाजों का कब्जा रहा। हम जो चाहते कर सकते थे। बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान वो तमाम आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को उड़ा सकता था। कई घंटों तक कब्जा रहा और वायरलेस, इवन बिजली बंद हो गई पूरे इंडिया की। अच्छा। तो देखें, इस तरह की बातें ना करें। पूरे भारत में अंधेरा छा गया। अच्छा हुआ नहीं किया, सुनिए ना, अच्छा हुआ नहीं किया, वरना आपके जहाज में वैसे तो तेल की इतनी ज्यादा दिक्कत है, तेल भी खत्म हो जाता और उसके बाद में भारत की जो डबल ट्रिपल जो कार्रवाई होती, वो झेलने की क्षमता नहीं होती। एक ये कहा जाए कतरा कतरा भी नहीं बच पाता। ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। अगर इतनी ज्यादा कुवत होती, सुनिए, इतनी ज्यादा कुवत होती ना, तो अपने आका के दर पे बार बार जाकर शीश नहीं नवा रहे होते। बार बार जो फोन दंदना रहे थे ना, 40 से ज्यादा बार, अरे लड़ाई लड़नी थी अपने दम पर लड़ते। उस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान की सरजमी जो थी, आप भूलिएगा नहीं, वो चाइना के लिए एक तरह से ट्रायल पैड था पूरी तरह से। आप भी बखूबी जानते हैं, है ना? तो मैं तो ये बोल रही हूँ कि मुझे उस दिशा की तरफ जाना नहीं चाहिए। आज आपका मुबारक दिन है, मैं बार बार वही अगर बखिया उधेड़ू तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं वही तो बता रहा हूँ। चले, आप ये तो माने चाइना की मदद से हुआ या आपको शिकस्त हुई, आपकी अच्छी पिटाई हुई, ये तो मान लीजिए।
मैं मान प्रूफ लेता हूँ कि दिखाइए, चाइना प्रूफ लीडर था, दिखाइए। फिर जी आप जी, कहीं मान लीजिए। प्रूफ दिखाइए ना। अब अगली बात जी। करते हैं, अब अगली बात करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहता है, उससे पूछ लीजिए कि उसने कैसे, वो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी का हेड है, उसने कैसे साबित कर दिया कि 8 जहाज गिर गए, कभी 7 गिर गए। मजाक उड़ा रहा है इंडिया का जगह है जगह। ना। हम तो हाँ, आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री को मानते हैं, हम तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री को मानते हैं, आप स्क्रिप्ट बहुत अच्छे लिखते हैं, और मगर वो फिल्मों की हद तक है, कभी घुस के मारते हैं, कभी धुरंधर करते हैं, धुरंधर पॉलिसी। क्या कर क्या रहे हैं आप? आपकी कौम इतनी मासूम है कि उसको जो चीज कहता है मोदी वो मान लेते हैं। हैरत की बात है कि पाकिस्तान ने क्या और क्या आप कुछ नहीं किया हिंदुस्तान की इस आपके ताकत साथ। को समझिए आपका- नदीम अपनी ज़हीम जाति साहब, को- नदीम हिंदुस्तान साहब। की इस ताकत को समझिए कि चाहे वो फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने हो, खेल का मैदान हो, युद्ध का मैदान हो, हर जगह पर वो धुरंधर ही देते हैं। और उसे सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम नहीं, पाकिस्तान की आवाम भी बड़े अच्छे से देखती। धुरंधर तो आपके सुनिए ना, आपके जो गृह मंत्री थे उन्होंने भी पायरेटेड रूप में छुप छुप के देख लिए। कभी बार्ड ऑफ ब्लड बनाते हैं, कभी धुरंधर बनाते हैं, कभी मानते हैं कि हम बलूचिस्तान में नदीम इन्वेजन ज़हीम कर साहब, रहे आपने हैं, कितनी कभी बार आप देखी कहते है हैं बता दीजिए, मुझसे ज्यादा तो बखूबी नाम आपको बहुत अच्छे से पता है। आलोक साहे जी कुछ कह रहे थे। बात ये है। हाँ, नदीम जहीम साहब जो बोल रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए ये इन्होंने जो जाके अपने पैक्ट किए हैं सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ, क्यों किए हैं? क्योंकि पैसा इनके पास है नहीं, इनको सऊदी से पैसा चाहिए। क्योंकि 4 पॉइंट। अरे नदीम ये साहब, आप साबित मेरी कर बात चुका सुन है, लीजिए। दुनिया की ताकत अपने आप को जो मनवा आर्थिक चुका है, हालात इसलिए है वो दूसरी दुनिया गूगल के पर लोग अवेलेबल कहते हैं है, पाकिस्तान वो की गूगल पे अवेलेबल है। पूरी दुनिया जानती है कि आप कितने कंगाल हो चुके हो, आप कितने कंगाल हो चुके हो और क्यों सऊदी अरेबिया के पास जा रहे हो, ये सबको पता है। तुर्की के पास इसलिए जा रहे हो कि जब भारत ने सिंदूर में ठोकाई की थी तो तुर्की ने आपको शिप दिए थे। तुर्की महाराज, आप मेरे को ड्रोन और थोड़ा नेवल शिप दे देना, इंडिया जब अटैक करेगा तो बचा लेना। सऊदी से हाथ जोड़ रहे हो कि भारत अटैक करेगा तो हमें पैसे की सख्त जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी कंगाल हो चुका हूँ। मेरा जो नॉमिनल जीडीपी है वो भारत से 10 गुना नीचे है, भारत का 10 गुना ऊपर है। हमारा 4.1 ट्रिलियन है और आपका 410 बिलियन है। कोई तुलना नहीं है। आपका इन्फ्लेशन रेट देख लो, आपके यहाँ महंगाई देख लो, आपके यहाँ जो आपके लोग हैं वो आपसे बिखराव के लिए झंडा उठा के अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दे रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं आज से। और देखिए, आप जब तक इस बात को नहीं समझिएगा नदीम साहब, आपकी देश की हालत खराब होती रहेगी। आपके देश के जो हुक्मरान हैं वो बड़े शान के साथ स्टेज पर परसों जाके बोलते हैं कि हम तो हाफिज सईद के गुलाम हैं, हम तो हाफिज सईद के गुलाम हैं। ये आपका देश का गृह मंत्री बोल रहा है, भूतपूर्व गृह मंत्री। आपके यहाँ उसामा बिन लादेन जब पकड़ा गया, आप सुनिए साहब, बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप कहिएगा, मैं आपको बीच में नहीं टोकूंगा। नदीम साहब, आप कहिएगा, मैं आपको नहीं टोकूंगा। आपके यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, आपके यहाँ दूसरा देश का आदमी घुस के आके उसको मार के उठा के उसकी लाश उठा के ले गया उसामा बिन लादेन को। आप क्या करते रहे? आप बड़े डींगे हाथते रहे कि हमने एक हेलीकॉप्टर अमेरिका का बर्बाद कर दिया। बर्बाद क्या कर दिया? उस ऑपरेशन में मशीन उसकी खराब हो गई, वो छोड़ के चले गए, उसको उड़ा के चले गए। आपके यहाँ जिस तरह से आप आतंकवाद को पनपा रहे हो, आप समझते हो कि आपको हाफिज सईद और जैसे मोहम्मद बचा लेगा? नहीं बचाएगा। आप और भी कंगाल होते चले जा रहे हो। आप जिस बात को नहीं समझ रहे हो, भारत से कम सीख लो कि जब तक आप खुद मजबूत नहीं होगे आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से, तब तक ये कोई आतंकवादी संगठन और कोई देश आपको नहीं बचा पाएगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। पहले आप जब भी इल्जाम लगाएं, दहशतगर्दी का जब भी इल्जाम लगाएं, उससे पहले अपनी रॉ को जूते मार लिया करें कि वो रोक नहीं पा रही। उससे पहले अपनी फौज को जूते मार लिया करें। अरे नदीम शेख साहब, सुनिए ना, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपको उस जूते का बिल्कुल स्वाद चखने का मन हो रहा होगा, आपको बिल्कुल मन हो रहा होगा। यही तो अभी जे सोडी साहब ने कही थी ना बात कि पता नहीं कौन से तमगे लेकर चल रहे हैं। जी जी, हम तो अपने रॉ से बहुत नाराज हैं। बिल्कुल हम उनको बोल रहे हैं कि भाई जरा देखो वो कौन सा अनजान धुरंधर है जो वहां ठुकाई कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? रॉ से बहुत नाराज हैं।
हम पता कराने की कोशिश कर रहे अच्छा हैं। ठीक है आप तो, मुझे तो समझ में नहीं आता नदीम ज़ईम साहब, आप एक तरफ कहते हैं कि भाई पाकिस्तान आतंकवाद का पीड़ित है। अच्छा मेजर नदीम शेख साहब, देखिए किसी भी देश की फौज, मेरे लिए हो सकता है ये कहा जाए कि कौन कितनी काबिल, कौन कितनी नाकाबिल, कौन पास कौन फेल, वो एक बड़ा सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है। लेकिन जब मैं खासतौर से बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा POK में जब उस फौज की वर्दी देखती हूँ तो मुझे पर्सनली बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि एक डिग्निटरी है, उसके साथ में जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, क्यों भरोसा कमजोर हुआ? अगर नदीम ज़ईम कह रहे हैं कि रॉ के साथ में पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की फौज के साथ में भरोसा नहीं, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा POK से ऐसी तस्वीरें क्यों आती हैं? क्यों इस्लामाबाद तक लोग मार्च करते हुए पहुंच जाते हैं? क्यों POK में अभी जिस रूप में पाकिस्तान की फौज की गोलियों का शिकार लोगों को होना पड़ा, पूरी दुनिया ने देखा ना आखिर। देखिए, ये तो हम दोनों मुल्कों के लिए एक मसला है, और ये जो रीजन है हमारा, इसमें इसी तरह के मसले मसाइल होते रहते हैं। आपने देखा खालिस्तान की हिंदुस्तान के साथ आप शामिल मत कीजिए, हिंदुस्तान के अपने अलग मसले हैं। हिंदुस्तान के मसले हैं कि तीसरी से वो दूसरी या पहली अर्थव्यवस्था पर कैसे पहुंचेंगे। हमारा मसला बहुत अलग है सर, हमें अपने में शामिल मत कीजिएगा। खालिस्तान को शामिल मैं नहीं करता, जंतर मंतर को मैं शामिल नहीं करता, और भी जिस तरह के हैं उनको आपको नहीं उनको भी शामिल नहीं कर रहा। जंतर मंतर, जैनजी और लद्दाख और जो भी आपके जो नॉर्दर्न में सर, आपको सीखना चाहिए था कि प्रदर्शन इस रूप में भी हो सकते हैं, सीखना चाहिए था, प्रदर्शन किस रूप में हो सकते हैं। और बांग्लादेश में क्या हुआ उनको शामिल नहीं करते, नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, ये इसको शामिल नहीं करते हम। और हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में बिल्कुल इस तरह के मसाइल हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल हमें चैलेंजेस हैं, और हम तो ट्रेंड हैं चैलेंजेस को फेस करने के, लेकिन कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं कि हमारी कहीं जाफर एक्सप्रेस रुक गई हो। वो लूप बनाती है पूरे बलूचिस्तान में, खासतौर पे तमाम बलोच एरिया के अंदर जो 60% एरिया है वो पश्तो स्पीकिंग है बलूचिस्तान के अंदर, तो के नाम बलूचिस्तान रखा हुआ, लेकिन वो उस तरह से, लेकिन पूरी एयरपोर्ट जितने हैं, ग्वादर पोर्ट, कोस्टल हाईवे, सब उसी तरह से, कोई ऐसी बात नहीं, चीजें होती रहती हैं। अब ये एम्बुश करते हैं, आ जाते हैं अचानक मेन रोड पे, बस पे फायर कर दिया, ट्रेन पे फायर कर दिया, भाग जाते हैं, फिर इनको ढूंढते फिरते हैं, तो ये होता है। बाकी जिस तरह से हमारे जो आप AJK की बात कर रही हैं, वहां भाई ये ग्रीवेंसेस हो जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में है। देखिए इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस तो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, इसलिए, और ये रीजन के अंदर भी है, मैंने मुल्क का नाम नहीं लिया, मैंने कहा रीजन में, और पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस भी होते हैं जो हमारे यहाँ है। नदीम शेख साहब, यही आपका अंदाज, यही मैं हर बार बोलती हूँ, मुझे आपका यही अंदाज बहुत अच्छा लगता है कि आप कम से कम मुस्कुराते हुए गंभीर मसलों को समझते हैं कि पाकिस्तान की ये हकीकत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर उन मसलों को समझते हुए समाधान की तरफ जाते तो शायद उसकी नीतियां कुछ और हो जाती। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर अंदर ही अंदर, घर के अंदर ही इतने टुकड़े हो चुके हैं, भले आप उसको माने या ना माने, स्वीकार करें या ना करें। अच्छा सोनी साहब, क्या हालात सुधर नहीं सकते थे 80 सालों के बाद में भी, अगर यहां पर एक ही मसले को जिंदा करके रखा गया? ये कश्मीर का राग जो इनका अधूरा ख्वाब जो कभी पूरा नहीं हो सकता, जाने कितनी पीढ़ियां आके चली गई तोड़ने का हिंदुस्तान के साथ में, अभी भी एक तरह से राजनीतिक रोटियां उसी में ही सेक रहे हैं शहबाज शरीफ। कश्मीर का रोना, सिंधु जल संधि का रोना, इतना सिंधु जल संधि का था तो आतंकियों का प्रेम खत्म कर देते। नैना जी, भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में सिखाया और पढ़ाया जाता है कि इंसान ने अगर तरक्की करनी हो जिंदगी में, जो उसका बचपन होता है, अगर उसे अच्छे बुनियादी असूल दिए जाएं, वो इंसान बहुत तरक्की पाता है जिंदगी में आगे चल के। यही चीज देशों के लिए भी लागू होती है। पाकिस्तान की बुनियाद दो चीजों पे है, भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी नियत और नीतियां। पाकिस्तान के कई स्कूलों में जब बच्चे नर्सरी क्लास में जाते हैं तो उन्हें उर्दू सिखाई जाती है, जो किताब दी जाती है उसमें लफ्ज होते हैं अलफ, बे, पे, ते, से, है, जैसे हमारे इंग्लिश में ABCD होता है और हिंदी में क, ख, ग होता है। जब शब्द आता है जा, जो उसके आगे लिखा होता है जालिम, और उसके आगे एक सिख या सरदार की फोटो होती है जिसने पगड़ी पहनी, उसकी दाढ़ी खुली है, और उसके आगे लिखा होता है जालिम। जब शब्द आता है डा, उसके आगे डाकू लिखा होता है, और दुनिया की ये झूठ बोल पंडित की, इसने चोटी पहनी है, लुंगी पहनी है, और उसके माथे पे 3 टीके हैं, उसके आगे डाकू लिखा होता है। और पाकिस्तान के बच्चों को
भारत के नक्शे दिए जाते हैं पैर के नीचे रौंदने के लिए। बहुत शर्मनाक। यही बच्चे जब बड़े होते हैं और 12वीं क्लास में जाते हैं, पाकिस्तान की 12वीं क्लास की इतिहास हिस्ट्री की किताबों में लिखा है कि मानवता के दो बड़े दुश्मन हैं, हिंदू और सिख। तो नैना जी, जब बचपन से ही पाकिस्तानी बच्चों को भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी, सिख धर्म विरोधी बातें सिखाई जाती हैं, जब वो कल आवाम के सरकारी अफसर बनेंगे, मंत्री बनेंगे, वजीर आजम बनेंगे, सेनाध्यक्ष बनेंगे, उनमें कैसे चेंज आ सकता है? तो जब तक पाकिस्तान यहाँ ठीक नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसको पूछे हैं कि ये वो कोई भी किताब बता दे, कोट कर दे। पहली बात तो ये है कि मेरे दीन में ये लिखा है कि किसी भी धर्म की आप खिलाफ वर्जी, किसी भी धर्म की तरफ नफरत से नहीं रखता। मैं कभी भी आलोक साहब की तरफ या नैना की तरफ कभी नफरत से नहीं रखा, बल्कि अगर मुझे कभी इनकी जान बचानी पड़े तो मुझे अपनी जान देनी चाहिए पहले, उसके बाद आलोक साहब की तरफ कोई बढ़ेगा या जे साहब की तरफ कोई बढ़ेगा। ये इस्लाम के अंदर है। एक इंसान बेगुनाह इंसान की जान मौजूद सभी हस्तियों की सोच मेजर नदीम शेख जैसी नहीं है ना। अगर ऐसी होती तो पहलगाम में चुन चुनकर लोगों से कलमा सुना गया, उनसे धर्म पूछा गया और मुझे बोलते हुए शर्म आती है, उनसे कपड़े उतरवाए गए, उसके बाद में उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। और अगर आप इसी दीन की बात करते हैं तो वो दीन कहां चला जाता है जब हाफिज सईद जैसे लोगों को पाकिस्तान के जो खुद पूर्व गृह मंत्री हैं वो एक तरह से कहते भाई मैं उनका गुलाम हूं। वो आतंकवादी जो कई निर्दोष सैकड़ों लोगों की जान का हत्यारा है। और ये आप भूलिए मत, पाकिस्तान की वही सेना ही रही है जिसने करगिल हो या बांग्लादेश, और बहुत पीछे मत जाइए, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में खून की नदियां बहा दी हैं सर। नहीं, वो हम टेररिस्ट से लड़ रहे हैं ना, टेररिस्ट को जवाब टेररिस्ट से दिया जाता है। अरे टेररिज्म की परिभाषा क्या है आपकी उस दीन में? फायर से दिया जाता है, लेकिन किसी दीन मेजर नदीम शेख साहब ये बता दीजिए टेररिज्म की परिभाषा क्या है पाकिस्तान की सेना के लिए? जो अपनी आवाज बुलंद करेगा आप उसे टेररिस्ट घोषित कर देते हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत भरेगा, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाम को भड़काएगा, जो खून बहाएगा, आप उसे हीरो बनाकर रखते हैं? नहीं, जो जान माल इज्जत के खिलाफ तो हाफिज सईद कौन है सर? मौलाना मसूद अजहर कौन है सर, ये बता दीजिए जरा। उनके खिलाफ आपने बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पीओके में कब्रिस्तान बना दिया लोगों की हत्याएं कर करके। ये दीन आपको पाकिस्तान का दीन ये सिखाता है क्या? जिसने भी जहां भी बेगुनाह इंसान का, चाहे पहलगाम में भी किसी बेगुनाह इंसान का खून बहाया, वो हराम है, वो जालिम है, वो जालिम है। इस्लाम की रूह से, दीन की रूह से, दुनिया की रूह से वो हराम है। मैं किसी हिंदू, किसी ईसाई, किसी की तरफ अब नफरत से देख भी नहीं सकता, देखना भी हराम है। ये पाकिस्तान के तमाम फौजियों को बताइए ना, पाकिस्तान के उन आतंकियों का सपोर्ट करने वाले आपके उन हुक्मरानों को बताइए ना ये तस्वीर, और ये बताइए कि इन्हीं नीतियों की वजह से 80 साल में इतना पीछे जाकर बैठा हुआ है पाकिस्तान। मुझे बोलते हुए शर्म आती है, 80 साल का लोकतंत्र तक स्थापित नहीं हो पाया। सबसे कमजोर, सबसे गरीब, भिखारी किस्म का देश बना दिया है पाकिस्तान के इन्हीं हुक्मरान और इन्हीं नीतियों ने। सीखिए ना जरूर कुछ अच्छा, अगर कुछ सोचना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी मेरे साथ शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हासिल होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।